श्रीलंका के उत्तरी हिस्से जाफना में 1970 के दशक की एक शाम समुद्र किनारे बैठा एक दुबला पतला तमिल लड़का चुपचाप लहरों को देख रहा था। उसके आसपास गरीबी थी, असुरक्षा थी और भीतर भरा था खतरनाक गुस्सा। ये गुस्सा बदलाव या संघर्ष की लोकतांत्रिक राह पर नहीं गया, बल्कि धीरे धीरे हिंसा, बंदूक और आतंक में बदलता चला गया। यही लड़का आगे चलकर वेलुपिलाई प्रभाकरन बना, वह शख्स जिसने LTTE जैसा खूंखार संगठन खड़ा किया और श्रीलंका को लगभग 3 दशक तक सिविल वार की आग में झोंक दिया। फ्लैशबैक में आज बात वेलुपिलाई प्रभाकरन की, वही प्रभाकरन जो तमिलनाडु के नए CM विजय की पार्टी TVK को लेकर छिड़े ताजा विवाद के बाद फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तमिल पहचान की राजनीति के बीच प्रभाकरन जैसे चेहरों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए गए। दिलचस्प ये है कि 2009 में मौत के बाद भी प्रभाकरन सिर्फ इतिहास का किरदार नहीं बना, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में वह आज भी एक ऐसा नाम है जो भावनाएं, विवाद और सियासी तूफान तीनों पैदा कर देता है। लेकिन आखिर कौन था ये आदमी जिसने श्रीलंका में LTTE जैसा खूंखार संगठन खड़ा किया, और कैसे उसका नाम आज भी साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में गूंज रहा है? नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। वेलुपिलाई प्रभाकरन का जन्म 26 नवंबर 1954 को श्रीलंका के उत्तरी तटीय शहर वेलवेट्टीथुरई में हुआ था। ये इलाका तमिल बहुल माना जाता था। उसके पिता सरकारी कर्मचारी थे और परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था। बचपन से ही प्रभाकरन पढ़ाई में औसत था, लेकिन इतिहास और वॉर नैरेटिव्स में उसकी गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से प्रभावित था। वह तमिल और राष्ट्रवाद की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ। एस मुरारी अपनी किताब द प्रभाकरन सागा द राइज एंड फॉल ऑफ ईलम वॉरियर में लिखते हैं, प्रभाकरन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित था। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर वो ईलम की एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनाने का आइडिया लेकर आया, जिसमें दुनिया भर के तमिल उसके नागरिक हों। लेकिन फर्क साफ था, न भगत सिंह ने गांधी की हत्या की थी और ना ही सुभाष चंद्र बोस ने, जबकि प्रभाकरन ने बेरहमी से R प्रेमदास, ललित अतुल थमदाली और रंजन विजयरत्ने जैसे सिंघली नेताओं की हत्या ही नहीं की, बल्कि सरकार के साथ खड़े तमिल नेता लक्ष्मण कादिरगामर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अपने ही तमिल समुदाय के कई लोगों की हत्या करवाई थी। उस समय श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदाय के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद सिंघली बहुसंख्यक सरकार पर आरोप लगाने लगे कि वह तमिलों के साथ भेदभाव कर रही है। नौकरी, शिक्षा और प्रशासन में तमिलों को धीरे धीरे किनारे किया जाने लगा। 1956 में सिंघला ओनली एक्ट लागू होने के बाद तमिलों का गुस्सा और भड़क गया। युवा प्रभाकरन ने इन्हीं हालात में राजनीति को समझा। वह मानने लगा कि तमिल को न्याय सिर्फ हथियारों के दम पर ही मिल सकता है। ये सोच आगे चलकर और हिंसा में बदलने लगी। LTTE की नींव कैसे पड़ी? 1970 के दशक की शुरुआत में तमिल युवाओं के बीच अलग तमिल, राष्ट्रीय तमिल ईलम की मांग तेज हो रही थी। कई छोटे छोटे उग्रवादी संगठन बन चुके थे, लेकिन उसमें एकजुटता नहीं थी। प्रभाकरन ने 1972 में तमिल न्यू टाइगर्स यानी कि TNT नाम का एक संगठन बनाया। ये संगठन शुरू में छोटे स्तर पर काम करता था, लेकिन उसका मकसद साफ था, श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में अलग तमिल राष्ट्र बनाना। प्रभाकरन बेहद अनुशासित और गोपनीय तरीके से काम करता था। उसने अपने साथियों को सिखाया कि संगठन में गद्दारी की कोई जगह नहीं होती। वह खुद बहुत ही कम बोलता था, लेकिन फैसले बेहद कठोर लेता था।
1975 में जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरैयप्पा की हत्या ने पहली बार पूरे श्रीलंका का ध्यान प्रभाकरन की ओर खींचा। दुरैयप्पा पर तमिलों के साथ विश्वासघात करने का आरोप था। इस हत्या के बाद प्रभाकरन तमिल युवाओं के बीच एक बड़े नाम के रूप में उभरा। 1976 में उसने अपना संगठन का नाम बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE रख दिया। इसके बाद शुरू हुआ श्रीलंका के इतिहास का मोस्ट गोरी चैप्टर। LTTE सिर्फ एक उग्रवादी संगठन नहीं था, धीरे धीरे ये एक पैरेलल सेना में बदल गया। प्रभाकरन ने संगठन को सैन्य ढांचे में बदला। उसके पास थल सेना, नौसेना जैसी इकाइयां थीं। बाद में LTTE ने ब्लैक टाइगर्स नाम का आत्मघाती दस्ते भी बनाए, जिसमें दुनिया को आत्मघाती हमलों की नई भयावह तस्वीर दिखाई दी। 1983 का साल श्रीलंका के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। LTTE ने श्रीलंकाई सेना के 13 सैनिकों को मार दिया। इसके बाद सिंगली भीड़ ने तमिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की। इस घटना को ब्लैक जुलाई कहा गया। हजारों तमिल मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। यहीं से सिविल वॉर पूरी तरह भड़क उठा। तमिल युवाओं की बड़ी संख्या LTTE में शामिल होने लगी। प्रभाकरन ने खुद को तमिल का नेता बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी रणनीति लगातार हिंसा और हत्याओं और डर पर आधारित रही। 1980 के दशक के मध्य तक श्रीलंका की स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। सरकार और LTTE के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। 1986 तक हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा युद्ध क्षेत्र बन चुका था। प्रभाकरन ने सिर्फ सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि तमिल राजनीति के भीतर भी अपना दबाव कायम रखा। उसने दूसरे तमिल उग्रवादी संगठन को खत्म करना शुरू किया। जो संगठन LTTE के खिलाफ खड़े होते, उन्हें हिंसा में ही कुचल दिया जाता। LTTE की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन और प्रभाकरन की रणनीति थी। वह अपने लड़कों को साइनाइड कैप्सूल पहनने की सलाह देता था, ताकि गिरफ्तारी की स्थिति में वो जिंदा पकड़े ना जाएं। ये संगठन के प्रति उसकी कट्टर सोच को भी दिखाता था। इस दौर में भारत की भूमिका भी बढ़ने लगी। तमिलनाडु में श्रीलंका को तमिलों के प्रति सहानुभूति थी। भारत पर दबाव बढ़ रहा था कि वह हस्तक्षेप करे। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शुरुआती दौर में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ तमिल उग्रवादी समूहों को प्रशिक्षण दे रही थी और मदद भी कर रही थी, ताकि श्रीलंका पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जल्द ही हालात भारत के लिए जटिल हो गए। प्रभाकरन किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। 1987 में श्रीलंका गृह युद्ध अपने चरम पर था। तमिल इलाकों में सेना का दबाव बढ़ रहा था और भारत पर शरणार्थियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसे इंडो श्रीलंका अकॉर्ड कहा गया। 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का उद्देश्य था तमिलों को कुछ राजनीतिक अधिकार देना और LTTE समेत तमिल उग्रवादी संगठनों का हथियार डालना। भारत ने शांति सेना यानी IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी। शुरुआत में उम्मीद थी कि LTTE समझौता मान लेगा, लेकिन प्रभाकरन ने जल्द ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि भारत तमिलों के हितों में समझौता कर रहा है। देखते ही देखते LTTE और भारतीय सेना आमने सामने आ गए। जो संगठन कभी भारत के समर्थन से मजबूत हुआ था, वही भारतीय सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़ने लगा। IPKF और LTTE के बीच संघर्ष बेहद खूनी रहा। सैकड़ों भारतीय सैनिक मारे गए। प्रभाकरन गुरिल्ला रणनीति में माहिर था। जंगलों और तमिल बाहुल इलाकों में LTTE को स्थानीय समर्थन भी मिलता था। भारत के लिए यह मिशन धीरे धीरे राजनीतिक बोझ बन गया।
1990 में भारतीय सेना श्रीलंका के पास लौट आई, लेकिन एलटीटीई और प्रभाकरन के मन में भारत को लेकर अविश्वास बना रहा। इसी बीच भारत में राजनीतिक बदलाव हुए। 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास एक महिला पहुंची। उसने फूलों का हार पहनाने के बहाने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना भयानक था कि राजीव गांधी समेत कई लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि ये आत्मघाती हमला एलटीटीई ने कराया था। बाद में भारत ने एलटीटीई को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इस घटना ने प्रभाकरन की छवि पूरी दुनिया में बदल दी। अब ये सिर्फ श्रीलंका का विद्रोही नेता ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित आतंकी बन चुका था। राजीव गांधी हत्याकांड के बाद भारत और एलटीटीई के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो गए। तमिलनाडु में भी एलटीटीई को लेकर राजनीतिक दूरी बढ़ने लगी। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत तक एलटीटीई ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में लगभग पैरेलल शासन स्थापित कर लिया। उसके अपने पुलिस स्टेशन थे, अदालतें थीं और टैक्स वसूली की व्यवस्था भी थी। प्रभाकरन बेहद गोपनीय जीवन जीता था। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखता। उसके करीबी लोग बताते कि ये सुरक्षा को लेकर जुनूनी था और इसके आसपास हमेशा भारी सुरक्षा रहती थी। एलटीटीई ने कई बड़े हमले किए। श्रीलंका में राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या, कोलंबो में बम धमाके, सेना के ठिकानों पर हमले, इन सब ने श्रीलंका को हिला दिया। एलटीटीई पर मानवाधिकार उल्लंघन, बच्चों को लड़ाई में झोंकने, आत्मघाती हमले कराने और विरोधियों की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और देशों ने उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। प्रभाकरन का अंत कैसे हुआ? 2000 के दशक के अंत तक श्रीलंका सरकार ने एलटीटीई के खिलाफ निर्णायक सैन्य अभियान शुरू किया। राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने साफ कर दिया कि इस बार युद्ध खत्म करके ही दम लिया जाएगा। श्रीलंकाई सेना ने धीरे धीरे एलटीटीई के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना शुरू किया। 2008 से 9 तक एलटीटीई काफी कमजोर हो चुका था। उसके कई बड़े कमांडर मारे जा चुके थे। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एलटीटीई के आखिरी गढ़ मुल्लैतीवो इलाके को भी घेर लिया। हजारों नागरिक भी युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे। दुनिया भर में युद्ध विराम की मांग उठ रही थी, लेकिन श्रीलंका सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। 18 मई 2009 को श्रीलंका सरकार ने घोषणा की कि वेलुपिल्लई प्रभाकरन मारा गया। सेना ने दावा किया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे मार गिराया गया। बाद में उसका शव भी दिखाया गया। हालांकि प्रभाकरन की मौत को लेकर कई तरह की साजिशी कहानी भी सामने आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे जिंदा और कहीं छिपा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर श्रीलंका सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मानती हैं कि 2009 में उसका अंत हो गया। उसकी मौत के साथ ही लगभग 26 साल लंबा श्रीलंकाई सिविल वॉर खत्म हो गया। लेकिन ये युद्ध अपने पीछे हजारों लाशें, बर्बाद परिवार और गहरे जख्म छोड़ गया। क्या प्रभाकरन सिर्फ आतंकी था? प्रभाकरन की पहचान दुनिया के सामने एक ऐसे उग्रवादी नेता की रही जिसने अपने मकसद के लिए हिंसा और आतंक का रास्ता अपनाया। आत्मघाती हमले, राजनीतिक हत्याएं और आम नागरिकों को युद्ध की आग में झोंकना उसकी रणनीति का हिस्सा बन गया था। हालांकि तमिल समुदाय के कुछ कट्टरपंथी समूह आज भी उसे प्रतीक की तरह पेश करते हैं, लेकिन एलटीटीई की हिंसा ने श्रीलंका को भारी तबाही दी। उसकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि हथियार और आतंक किसी समाज को स्थायी समाधान नहीं दे सकते। तमिलनाडु और प्रभाकरन का भावनात्मक कनेक्शन। श्रीलंका के तमिलों के प्रति तमिलनाडु में लंबे समय से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 1980 और 1990 के दशक में कई तमिल राजनीतिक दलों ने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद एलटीटीई के प्रति खुला समर्थन काफी कम हो गया, लेकिन तमिल राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई।
आज भी सोशल मीडिया और कई राजनीतिक मंचों पर प्रभाकरण को लेकर भावनात्मक बातें देखने को मिल जाती हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और मौजूदा राजनीति आज के समय में तमिलनाडु की राजनीति में श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा भी पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की पार्टी DMK तमिलों के अधिकारों की बात करती रही है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि DMK का तमिलनाडु की मुख्य धारा की राजनीति अब खुलकर LTTE का समर्थन नहीं करती। राजीव गांधी हत्याकांड के बाद भारत में LTTE प्रतिबंधित संगठन है और कोई भी मुख्य धारा का दल उसके समर्थन से बचता है। हालांकि श्रीलंकाई तमिलों के मानवाधिकार, मछुआरों के मुद्दे और तमिल शरणार्थियों की स्थिति पर तमिल सरकार लगातार आवाज उठाती रही है। सोशल मीडिया पर कई बार प्रभाकरण की तस्वीरें या फिर उसके समर्थन वाले पोस्ट वायरल होते हैं, लेकिन सरकारें आधिकारिक रूप से उससे दूरी बनाए रखती हैं। कुछ कट्टर तमिल राष्ट्रवादी समूह आज भी प्रभाकरण को तमिल गौरव का प्रतीक मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या के लोग मानते हैं कि हिंसा ने तमिलों को न्याय दिलाने के बजाय और ज्यादा तबाही दी। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन इतिहास के ऐसे ही कई दिलचस्प किस्से और बड़े खुलासे हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी भारत विदेशों से इतना सोना क्यों खरीदता है, तो हमारा ये एपिसोड आप ज़रूर देखिए। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीति, एक्सप्लेनर और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप दैनिक जागरण की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही जागरण.com की वेबसाइट पर भी खबरें पढ़ सकते हैं। करोड़ों हिंदी पाठकों के भरोसे के साथ जागरण.com आज देश की नंबर 1 हिंदी न्यूज़ वेबसाइट बन चुका है। कैमरे के पीछे से दुष्यंत राणा और मुझे यानी गुरप्रीत कौर चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।